NIOS 10th सोशल साइंस बुक 2 चैप्टर 26 शीर्षक पर्यावरणीय क्षरण तथा आपदा प्रबंधन। इस पाठ को समझने के पश्चात हम 1. पर्यावरण और पर्यावरणीय क्षरण को परिभाषित कर सकेंगे। 2. पर्यावरण के विभिन्न भौतिक और जैविक घटकों की पहचान कर सकेंगे। 3. पर्यावरण क्षरण के लिए उत्तरदायी कारणों और पर्यावरण में हस्तक्षेप के लिए उत्तरदायी मनुष्य के विविध कार्यकलापों का विश्लेषण कर सकेंगे। 4. पर्यावरण क्षरण के परिणाम का अनुमान लगा सकेंगे। 5. पर्यावरण के संरक्षण के महत्व को उजागर कर सकेंगे। 6. पर्यावरण क्षरण और प्राकृतिक संकटों और आपदाओं के बीच संबंध स्थापित कर सकेंगे तथा आपदा और सांस्कृतिक संकटों के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कर सकेंगे। 7. पर्यावरण की सुरक्षा और उसे बनाए रखने में व्यक्तियों और समाज की भूमिका का परीक्षण कर सकेंगे। 8. आपदा प्रबंधन के लिए विभिन्न योजनाओं का सुझाव दे सकेंगे और स्थानीय स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं और संकटों के प्रबंधन के लिए विभिन्न तरीकों को बता सकेंगे। प्रश्न 1. ध्वनि प्रदूषण क्यों हानिकारक है? उत्तर: ध्वनि प्रदूषण पर्यावरण के लिए बहुत अधिक हानिकारक है। औद्योगिक विकास इंजनों के साथ साथ शोर का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। वाष्प इंजनों, पेट्रोल इंजनों, कारखानों में मशीनों को चलाने, मोटर वाहनों, यातायात, रेडियो और टेलीविजन का शोर स्वास्थ्य और संचार संबंधी परेशानियां उत्पन्न करता है। प्रश्न 2. पर्यावरण का क्या अर्थ है? उत्तर: पर्यावरण शब्द से तात्पर्य हमारे चारों ओर उपस्थित सभी तत्वों, प्रक्रियाओं और दशाओं तथा उनके अंतर्संबंधों से है। प्रश्न 3. पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? उत्तर: पर्यावरण के 2 घटक होते हैं। 1. जैव घटक, मनुष्य, जीव आदि जंतु, पेड़ पौधे आदि। 2. अजैव घटक, वायु, जल, मृदा, प्रकाश आदि। प्रश्न 4. पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों को लिखें। उत्तर: पर्यावरण प्रदूषक के प्रकार निम्नलिखित है। वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण वायु की गुणवत्ता में आई वह गिरावट है जो संपूर्ण पृथ्वी पर अपने दुष्प्रभाव डाल रही है। जल प्रदूषण। जल में अवांछित पदार्थों का इस हद तक बढ़ जाना कि जल हानिकारक हो जाए, जल प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण। वातावरण में ध्वनि का शोर इतना बढ़ जाना कि संचार व स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाए, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। प्रश्न 5. पर्यावरणीय क्षरण किसे कहते हैं? उत्तर: यह वह प्रक्रिया है जो हमारे पर्यावरण अर्थात वायु, जल और भूमि का उत्तरोत्तर प्रदूषण और अतिदोहन द्वारा नष्ट होना है। जब पर्यावरण की उपयोगिता घट जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है, तब उसे पर्यावरणीय क्षरण कहा जाता है। प्रश्न 6. पर्यावरण प्रदूषण को परिभाषित कीजिए। उत्तर: पर्यावरण के किसी घटक के प्राकृतिक संगठन परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। प्रश्न 7. पर्यावरण का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर: उत्पत्ति या विकास की प्रक्रिया के आधार पर पर्यावरण को 2 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। 1. प्राकृतिक पर्यावरण। 2. मनुष्य निर्मित पर्यावरण। 1. प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक घटक ही प्राकृतिक पर्यावरण की विशेषताएं हैं। इसके सभी जैव और अजैव घटकों की उत्पत्ति या विकास प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा होता है। इन अजैव और जैव घटकों की उत्पत्ति में प्रकृति को मनुष्य के हस्तक्षेप अथवा सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। 2. मनुष्य निर्मित पर्यावरण। मनुष्य द्वारा अपने उपयोग के लिए बनाई गई सभी वस्तुएं मनुष्य निर्मित पर्यावरण में शामिल हैं। इसे सांस्कृतिक पर्यावरण भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, मकान, सड़कें, रेल मार्ग, स्कूल, अस्पताल और पार्क आदि इसके कुछ घटक हैं। सामान्यतः किसी भी स्थान का पर्यावरण प्राकृतिक घटकों और मनुष्य निर्मित घटकों का सम्मिश्रण या कुल योग होता है। लेकिन मनुष्य निर्मित घटकों के निर्माण के लिए मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण से मदद लेता है। उदाहरण के लिए, किसी नगर में वायु, पेड़ आदि प्राकृतिक पर्यावरण के घटक है, जबकि भवन, सड़कें, जल आपूर्ति तंत्र एवं विद्युत आपूर्ति तंत्र आदि मनुष्य निर्मित पर्यावरण के घटक है। प्रश्न 8. पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं? उत्तर: पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें निरंतर अंतःक्रिया करने वाले एक दूसरे पर आश्रित घटक किसी एकीकृत समष्टि का निर्माण करते हैं। इसके घटकों की अंतःक्रिया में ऊर्जा का प्रवाह और पदार्थों का चक्रण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जीवन के लिए आवश्यक सभी पदार्थ विद्यमान रहते हैं। प्रश्न 9. पर्यावरण हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर: पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। वास्तव में यह मानव सहित सभी जीवों की वृद्धि, विकास और उनके जीवन को प्रभावित करता है।
हमारी सभी प्रकार की आवश्यकताएं पर्यावरण से ही पूरी होती हैं। यह जीवन के लिए बुनियादी जरूरतों की आपूर्ति करता है और असंख्य जीवों का भरण पोषण करता है। हम भोजन, आवास, जल, हवा, मिट्टी, ऊर्जा, दवाओं, फाइबर, कच्चे पदार्थ आदि के लिए पर्यावरण पर निर्भर है। पर्यावरण वायुमंडलीय संरचना को बनाए रखता है और सौर विकिरण के हानिकारक प्रभावों से पृथ्वी पर जीवन के सभी रूपों की रक्षा करता, लेकिन इन सभी लाभों के होते हुए पर्यावरण की गुणवत्ता बिगड़ती जा रही है और इसका लगातार क्षरण हो रहा है। पर्यावरण के संसाधनों का उपयोग विवेकहीन तरीके से हो रहा है। हम पर्यावरण के प्रदूषण में बड़े खतरनाक तरीके से योगदान दे रहे हैं। प्रश्न 10। उत्पत्ति के आधार पर आपदाओं का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर। आपदाएं दो प्रकार की होती है, मानव निर्मित आपदा तथा प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा तब होती है जब प्राकृतिक जोखिम मानव जीवन को प्रभावित करता है। मानवीय क्रियाओं, जैसे लापरवाही, त्रुटि या एक प्रणाली की विफलता के द्वारा उत्पन्न आपदा को मानव निर्मित आपदा कहा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी, हमारे देश में होने वाले भूस्खलन के कारण आई बाढ़ ऐसी आपदाओं के उदाहरण हैं। प्रश्न 11। पर्यावरण क्षरण में औद्योगीकरण की भूमिका लिखिए। उत्तर। पर्यावरणीय क्षरण का प्रमुख कारण तीव्र औद्योगीकरण भी है। विभिन्न स्रोतों के माध्यम से एकत्रित जानकारी के आधार पर हम पाते हैं कि अधिकतर उद्योगों ने ऐसी प्रौद्योगिकी अपनाई है जिससे पर्यावरण पर भारी दबाव पड़ता है। इन प्रौद्योगिकी से संसाधनों और ऊर्जा का ज्यादा उपयोग होता है। औद्योगीकरण की वर्तमान गति से प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, खनिज और लकड़ी घट रही है, और जल, वायु और भूमि प्रदूषित हो रही है। ये सभी पारिस्थितिक तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं और स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। प्रश्न 12। पर्यावरण के महत्व की संक्षेप में चर्चा कीजिए। उत्तर। पर्यावरण हमारे कल्याण और अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमारे जीवन का आधार है। हमारी सभी प्रकार की आवश्यकताएं पर्यावरण से पूरी होती है। यह जीवन के लिए बुनियादी जरूरतों की पूर्ति करता है और असंख्य जीवों का भरण पोषण करता है। संसार की सारी छोटी बड़ी चीजें पर्यावरण पर निर्भर है। इतना ही नहीं, पर्यावरण वायुमंडलीय संरचना को बनाए रखता है और सौर विकिरण के हानिकारक प्रभावों से पृथ्वी पर जीवन के सभी रूपों की रक्षा करता है। प्रश्न 13। आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? आपदा प्रबंधन प्रणाली का विस्तृत वर्णन कीजिए। उत्तर। हालांकि एक आपदा के परिणाम बहुत सारे हैं, परंतु इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। उपयुक्त रणनीति अपनाकर प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना ही आपदा प्रबंधन कहा जाता है। आपदा प्रबंधन प्रणाली के निम्न 4 चरण हैं। 1. कम करना। 2. तैयारी। 3. अनुक्रिया। 4. पुनरुत्थान। 1. कम करना। मिटिगेशन आपको एक तकनीकी या कठिन शब्द लग सकता है। इसका अर्थ उस प्रयत्न से है जो खतरों को आपदा बनने से रोकते हैं तथा जब आपदा आ जाती है तो उसके प्रभाव को कम करने से है। यह चरण अन्य चरणों से अलग है क्योंकि यह जोखिम को कम करने या नष्ट करने के लिए लंबी अवधि के उपायों पर केंद्रित है। इस चरण से पहले भी जोखिम की पहचान का एक चरण हो सकता है। इससे पहले कि आप योजना और आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए प्रयास करें, जोखिम की पहचान करना बेहतर है। उदाहरण के लिए, बरसात के मौसम के दौरान वहां एक नदी में बाढ़ की संभावना हो सकती है। यदि संभावित बाढ़ की वजह से होने वाली क्षति की पहचान कर ली जाए, तो नुकसान को कम करने और उसके लिए आवश्यक कदम उठाने की योजना बनाई जा सकती है। 2. तैयारी। तैयारी चरण में आपदा प्रबंधकों द्वारा आपदा आने पर योजनाएं बनाई जाती हैं। इसमें शामिल है: 1. आसानी से समझ में आने वाली शब्दावली और विधियों के साथ संचार की योजना। 2. उचित रख रखाव और आपातकालीन सेवाओं का प्रशिक्षण। 3. आपातकालीन आश्रयों और निकासी की योजना का विकास। 4. आपदा के लिए वस्तुओं और उपकरणों की आपूर्ति बनाए रखना। और 5. आम जनता में से प्रशिक्षित स्वयंसेवकों के संगठनों का विकास करना। 3. अनुक्रिया। जब आपदा आ जाती है तो अनुक्रिया चरण के तहत कार्रवाई इसमें आपातकालीन की जाती है। इसके अंतर्गत आवश्यक आपातकालीन सेवाओं और लोगों को संगठित करना है जो आपदा क्षेत्र में कार्य करने के लिए तैयार होती सेवाओं जैसे अग्निशमन, पुलिस और एम्बुलेंस कर्मचारियों के रूप में शामिल होने की संभावना है। तैयारी चरण के रूप में अच्छी तरह से नियोजित कार्यनीति बचाव कार्य में सफल समन्वयन सिद्ध होती है। 4. पुनरुत्थान। पुनरुत्थान चरण का उद्देश्य प्रभावित क्षेत्र को उसकी पहली जैसी दशा में लौटाना है। यह अपने कार्य में अनुक्रिया चरण से भिन्न है।
पुनरुत्थान प्रयासों के मुख्य रूप से उन कार्यों से संबंधित होते हैं जिनमें नष्ट संपत्ति को दोबारा बनाना, पुनः रोजगार और आवश्यक बुनियादी ढांचे की मरम्मत या पुनर्निर्माण शामिल है। प्रश्न 14। पर्यावरण से क्या तात्पर्य है? एक उदाहरण की मदद से इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर। पर्यावरण शब्द का अर्थ है वे सभी तत्व, प्रक्रियाएं और दशाएं जो अपने अंतर्संबंधों के साथ हमारे चारों ओर विद्यमान हैं। यह सभी दशाओं और प्रभावों का कुल योग है जो किसी भी जीव विकास को प्रभावित करता है। पेड़ पौधे, नदियां, परिवेश इत्यादि पर्यावरण के उदाहरण हैं। प्रश्न 15। पर्यावरण का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर। उत्पत्ति या विकास की प्रक्रिया के आधार पर पर्यावरण को दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। 1. प्राकृतिक पर्यावरण। 2. मनुष्य निर्मित पर्यावरण। 1. प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक घटक ही प्राकृतिक पर्यावरण की विशेषताएं हैं। इसके सभी जैव और अजैव घटकों की उत्पत्ति या विकास प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा होती है। इन अजैव और जैव घटकों की उत्पत्ति में प्रकृति को मनुष्य के हस्तक्षेप अथवा सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। 2. मनुष्य निर्मित पर्यावरण। मनुष्य द्वारा अपने उपयोग के लिए बनाई गई सभी वस्तुएं मनुष्य निर्मित पर्यावरण में शामिल है। इसे सांस्कृतिक पर्यावरण भी कहते हैं। उदाहरण के लिए मकान, सड़कें, रेल मार्ग, स्कूल, अस्पताल और पार्क आदि इसके कुछ घटक हैं। सामान्यतः किसी भी स्थान का पर्यावरण प्राकृतिक घटकों और मनुष्य निर्मित घटकों का सम्मिश्रण या कुल योग होता है। लेकिन मनुष्य निर्मित घटकों के निर्माण के लिए मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण से मदद लेता है। उदाहरण के लिए, किसी नगर में वायु, पेड़ आदि प्राकृतिक पर्यावरण के घटक है, जबकि भवन, सड़कें, जल आपूर्ति तंत्र एवं विद्युत आपूर्ति तंत्र आदि मनुष्य निर्मित पर्यावरण के घटक हैं। प्रश्न 16। पर्यावरण के संरक्षण पर एक टिप्पणी लिखिए। उत्तर। मानव सहित सभी जीव जीवित रहने और वृद्धि के लिए पर्यावरण से ही ऊर्जा और संसाधन प्राप्त करते हैं। हमारी धरती माँ हमें सांस लेने के लिए वायु, खाने के लिए भोजन और पीने के लिए जल प्रदान करती है। हमारे पहनने के वस्त्र या तो प्राकृतिक रेशों से फिर मानव निर्मित रेशों से बने होते हैं। पुस्तकें, विद्यालय का भवन एवं प्रकाश व्यवस्था आदि सभी कुछ धरती के द्वारा दिए गए संसाधनों से तैयार किए जाते हैं। प्रकृति अपने संसाधनों के पुनर्सृजन में समर्थ है ताकि इन संसाधनों के भंडारों की पुनः पूर्ति हो सके। लेकिन हमें यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि प्रकृति में इन संसाधनों के भंडार असीमित या अक्षय नहीं है। अतीत में संसाधनों की कमी की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन हाल के वर्षों में जनसंख्या में विस्फोट के कारण प्राकृतिक संसाधनों के हमारे उपभोग की दर में वृद्धि हुई है तथा यह प्रकृति द्वारा सृजन या पुनर्सृजन दर से अधिक हो गई है। अतः प्राकृतिक संसाधनों के भंडार बड़ी तेजी से घट रहे हैं। अतः अब यह जरूरी हो गया है कि हम प्राकृतिक संसाधनों के अपने उपभोग की दर तथा धरती द्वारा उनके सृजन और पुनर्सृजन की क्षमता के बीच एक संतुलन स्थापित करें। तभी संसाधन अनंत काल तक चल सकते हैं तथा हमारी भावी पीढ़ियों के जीवन को भी कोई खतरा नहीं होगा। अन्य महत्वपूर्ण पक्ष पर्यावरण की गुणवत्ता का है। इस मामले में भी प्रकृति अपने महत्वपूर्ण घटकों जैसे वायु एवं जल आदि को स्वच्छ करने में समर्थ है। इस क्षमता की सहायता से प्रकृति वायु एवं जल आदि की न्यूनतम मौलिक गुणवत्ता को बनाए रख सकती है, जो सभी जीवों के जीवन तथा स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक है। लेकिन आपने कई बार अनुभव किया होगा कि जब कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं और मोटर वाहनों की निकास नालियों से निकलने वाले धुएं से वायु की गुणवत्ता घट जाती है, अर्थात अगर वायु प्रदूषित हो जाती है, तब आपको सांस लेने में परेशानी होने लगती है। यदि वायु की गुणवत्ता में ह्रास बहुत अधिक होता है, तो विभिन्न बीमारियां फैलने लगती है। पेड़ पौधे और अन्य प्राणी भी वायु की गुणवत्ता में हुए ह्रास से प्रभावित होते हैं। जल के मामले में भी यही बात लागू होती है। मनुष्य सहित अन्य सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए जल में न्यूनतम मौलिक गुणवत्ता होनी चाहिए। आपने अवश्य सुना होगा कि खराब प्रदूषित पानी पीने के कारण लोगों को उल्टी, दस्त और पीलिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं। पानी की गुणवत्ता में ह्रास के कारण अन्य प्राणियों का जीवन और वृद्धि भी दुष्प्रभावित होती है। अतः हमारी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की तत्काल आवश्यकता है। यही नहीं, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें अति उपभोग की अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना भी जरूरी है तथा प्रौद्योगिकी को सुधारने की भी आवश्यकता है, ताकि यह हमारे पर्यावरण को प्रदूषित न करे। प्रश्न 17। जल चक्र को समझाएं। उत्तर। जल चक्र वायु, भूमि, सागर, जीवित पेड़ पौधे और प्राणियों में जल में परिसंचरण में सहायता करता है।
सूर्य से पृथ्वी पर प्राप्ति ऊर्जा का लगभग 1/3 भाग इस जल चक्र को चलाने में लग जाता है। सागरों, महासागरों आदि में बड़े पैमाने पर वाष्पीकरण होता है। बादल बनते हैं और वर्षा होती है। इसी वर्षा से हमें ताजे जल की आपूर्ति होती है तथा उसके भंडार बनते हैं। हिमांक बिंदु पर वर्षा जल जमकर हिम में बदल जाता है तथा तेज हवाओं की उपस्थिति में यह ओलों में परिवर्तित हो जाता है। वर्षा, हिम और ओलों के रूप में जलतंत्र, भूमि और जलराशियों में गिरता है। भूमि की सतह पर गिरने वाला जल मृदा में रिस जाता है तथा भूजल के रूप में भंडारित हो जाता है। प्राकृतिक जल स्तर जमीन के नीचे होता है। भूमि की सतह के नीचे की, चीका मिट्टी की और अन्य शैलों की परतें जल स्तर को आधार प्रदान करती हैं। भूजल स्थिर नहीं रहता, बल्कि विभिन्न दिशाओं में संचरित होता रहता है। यह कोशिका क्रिया द्वारा ऊपर की ओर चढ़ता है तथा मृदा की परत तक पहुंच जाता है, जहां से पौधों की जड़ें इसे सोख लेती हैं। भूजल का अन्य महत्वपूर्ण संसाधन जलामृत है। यह ऐसे शैल स्तरों के ऊपर पाया जाता है, जिनसे जल पार नहीं हो सकता। जल छिद्रयुक्त शैलों से होकर रिस जाता है तथा इन भूगर्भीय झीलों या जलाशयों का निर्माण करता है। इस जल को नलकूपों या कुओं द्वारा निकाला जा सकता है। वर्षा के दौरान वर्षा का सारा जल मृदा भूमि में नहीं रिस जाता। सतह पर जल नदियों, जलधाराओं, झीलों, जलाशयों और सागरों में बह जाता है। पेड़ पौधे कोशिका क्रिया द्वारा भूजल को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन समस्त अतिरिक्त जल को पत्तियों द्वारा बाहर निकाल देते हैं। पौधों की इस जल निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रकार वायुमंडल में जलवाष्प का संतुलन बना रहता है। इस प्रकार जल चक्र में वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, वर्षण, सतह के जल संचरण और भूजल के प्रवाह की संतुलित और निरंतर प्रक्रिया शामिल है। प्रश्न 18। प्रदूषण पर एक टिप्पणी कीजिए। उत्तर। प्रदूषण को पर्यावरण के किसी घटक के प्राकृतिक संघटन में होने वाले ऐसे परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो प्राणियों पर दुष्प्रभाव डालता है। कोई प्रदूषण तत्व पर्यावरण में इतने संकेंद्रण में विद्यमान हानिकारक ठोस, तरल और गैसीय पदार्थ होता है, जो प्राणियों को हानि पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए, धूल और कार्बन के कण तथा रेडियोधर्मी पदार्थ, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें प्रदूषक है। 1. वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण को वायु की गुणवत्ता में ऐसे असंतुलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो पृथ्वी पर या किसी निश्चित क्षेत्र के जीवों पर दुष्प्रभाव डाल सकता है। जब तक वायुमंडल में प्रदूषकों का संकेंद्रण सहनीय सीमा में रहता है, तब तक वे हानि नहीं पहुंचाते। लेकिन जब संकेंद्रण एक निश्चित सीमा को पार कर जाता है, तब इन्हें वायु को प्रदूषित करने वाला माना जाता है। 2. जल प्रदूषण। अवांछित पदार्थों का जल में इतनी अधिक मात्रा में मिल जाना कि जल मनुष्य, प्राणियों और जलीय जीवों के लिए हानिकारक हो जाए या जिससे विभिन्न जीवों के सामान्य क्रियाकलापों के उल्लेखनीय अंतर हो जाए, जल प्रदूषण कहलाता है। जल मुख्यतः सड़ी गली सब्जियों, मृत प्राणियों या अन्य पुराने पड़ चुके उत्पादों और रसायनों के मिश्रण से प्रदूषित होता है। जल औद्योगिक, कृषि और नगरीय कूड़े कचरे से भी प्रदूषित होता है। 3. ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। औद्योगिक विकास के साथ साथ शोर का स्तर भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। 19वीं शताब्दी में वाष्प इंजनों, पेट्रोल इंजनों और कारखानों में मशीनों के विकास के परिणामस्वरूप पर्यावरण में शोर बढ़ता चला गया है। 20वीं शताब्दी में डीजल इंजनों, जेट इंजनों, टर्बोप्रॉप इंजनों, हाईटेक मशीनों, निर्माण स्थल की मशीनों, मोटर वाहनों, रेडियो और टीवी के शोर ने इसे अधिक तेज कर दिया है। शोर को एक प्रकार का प्रदूषण माना गया है, जिससे पर्यावरण का ह्रास होता है तथा स्वास्थ्य और संचार संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न 19। हमें पर्यावरण की चिंता क्यों करनी चाहिए? उत्तर। हम अपने जीवित रहने और विकास के लिए सभी संसाधन अपने आसपास के पर्यावरण, विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण से ही प्राप्त करते हैं। जल, वायु और भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इनके बिना हम जीवित नहीं सकते हैं। हमारी जनसंख्या को उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ जीवित रहने और विकास के लिए जरूरी प्राकृतिक संसाधनों की मांग में भी भारी वृद्धि हो रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि प्राकृतिक संसाधनों के भंडार असीमित या अक्षय नहीं है। यदि हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अविवेकपूर्ण ढंग से और इतनी तेजी से करते जाएंगे, तो हमारी भावी पीढ़ियों के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं बचेंगे। यदि ऐसा होता है, तो हमें न तो पीने के लिए पानी मिलेगा, न खाने के लिए भोजन और न ही प्रतिदिन काम आने वाली वस्तुएं मिलेंगी।
इस प्रकार हमारा जीवित रहना असंभव हो जाएगा और हम मानवों के साथ अन्य प्राणियों का अस्तित्व भी पृथ्वी के धरातल से मिट जाएगा। यह पर्यावरण की चिंता करने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण कारण है। पर्यावरण की चिंता के लिए दूसरा भी कारण है और वह है उत्तम कोटि के प्राकृतिक संसाधनों की हमारी आवश्यकता। हमें जीवित रहने और विकास के लिए वायु, जल एवं मृदा आदि प्राकृतिक संसाधनों की एक न्यूनतम मौलिक गुणवत्ता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि वायु की गुणवत्ता में ह्रास हो जाता है और वायु का प्रदूषण एक निश्चित सीमा को लंघ जाता है, तो हमें अनेक बीमारियां घेर लेंगी। प्रदूषण के चिंताजनक स्तर लंदन पर छाए हुए धुएं और कोहरे के बादल, टोक्यो समस्या और भोपाल गैस त्रासदी जैसी स्थितियां पैदा कर देते हैं, जिसमें हजारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इस प्रकार का प्रदूषण अन्य प्राणियों पर भी बुरा प्रभाव डालेगा। यही बात जल के साथ भी है। यदि हम एक निश्चित सीमा से अधिक प्रदूषित जल का उपयोग करते हैं, तो हम पेचिश, हैजा, हेपेटाइटिस एवं पीलिया आदि बीमारियों से पीड़ित हो जाएंगे। यह पर्यावरण की चिंता के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है। विकास की सनक भरी दौड़ में हम वनों के पुनरुत्पादन की चिंता किए बिना ही उन्हें काटते जा रहे हैं। अतः वनों से नियंत्रित होने वाली वर्षा और समग्र जलवायु पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। घटते हुए वातावरण के कारण मृदा के अपरदन और मृदा ऊपरी परत के बहने पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है और भूजल का पुनर्भरण भी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। वर्षा के जल के साथ मिट्टी के कट कट कर बहते जाने से हमारी प्रमुख नदियों में गाद जमा होने की समस्या निरंतर गंभीर होती जा रही है। इन सब का परिणाम है कि अभूतपूर्व पैमाने पर बाढ़ें आ रही है। सिंचाई और घरेलू उपयोग के लिए जल की उपलब्धता घटती जा रही है और मृदा का ह्रास होने से कृषि की उत्पादकता में कमी आ रही है। प्रश्न 20। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से उत्पन्न होने वाली हानियों को लिखें। उत्तर। प्राकृतिक संसाधन के अविवेकपूर्ण और अंधाधुंध उपयोग का परिणाम ये है कि इनका तेजी से क्षय होता जा रहा है। भावी पीढ़ी के लिए भोजन और जीवन पर इसका प्रबल प्रभाव पड़ेगा। मानव और अन्य प्राणियों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो आइए समझते हैं कि कुल मिलाकर इस पाठ से हमने क्या सीखा। 1. पर्यावरण शब्द का अर्थ है वे सभी तत्व, प्रक्रियाएं और दशाएं जो अपने अंतर्संबंधों के साथ हमारे चारों ओर विद्यमान है। यह सभी दशाओं और प्रभावों का कुलयोग है जो किसी भी जीव विकास को प्रभावित करता है। पर्यावरण के दो घटक है, जैविक और अजैविक। 2. यह वर्गीकरण निर्माण या विकास की प्रक्रिया पर आधारित है। पर्यावरण को दो मुख्य श्रेणियों, अर्थात प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। पर्यावरण स्थिर नहीं रहता, बल्कि यह जगह और समय के अनुसार बदलता रहता है। दोनों प्राकृतिक और मानव निर्मित। वातावरण प्रकृति में गतिशील है। 3. आपने मानव निर्मित पर्यावरण में परिवर्तन होते हुए देखा होगा। पर्यावरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम भोजन, आवास, पानी, हवा, मिट्टी और ऊर्जा, दवाओं, कच्चे माल आदि के लिए पर्यावरण पर निर्भर हैं। पर्यावरण के ऐसे महत्व के बावजूद हम विकास के नाम पर इसका क्षरण कर रहे हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या, गरीबी, नगरीकरण, बदलती जीवन शैली, कृषि विकास, आर्थिक विकास, औद्योगिकरण, सामाजिक और आर्थिक कारक पर्यावरण क्षरण के प्रमुख कारण हैं। 4. हमें कुछ सरल नियमों और मानदंडों को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए। 5. बाढ़ और सूखे जैसी आपदाएं पर्यावरण क्षरण और संसाधनों के कुप्रबंधन की वजह से आ रही है। आपदाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। 6. आपदा प्रबंधन 4 चरणों की गतिविधियों की एक श्रृंखला है। ये हैं कम करना, तैयारी, अनुक्रिया तथा पुनरुत्थान। हालांकि प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनका प्रभाव तो हम कम कर ही सकते हैं। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.